हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का मिशन लवासना के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम सभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज पे डिस्कशन करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी के पिछले 10 इयर्स में यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आई हुई हैं उसका हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इसमें हम लोग 2016 से शुरू करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है 2025 तक आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग क्वेश्चंस को डिकोड करते जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग These are the advantages of practicing drip irrigation। पहला तो दिया है रिडक्शन इन वीड, दूसरा है रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी और तीसरा रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। अब ये कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमारे ऑप्शन ए में है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी में है 3 ओनली, ऑप्शन सी में है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव इज एन एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन। अगर आप इस पूरे ही क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास करें, हम पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और कारण ये है कि अगर आप एडवांटेज देखें ड्रिप इरिगेशन के प्रैक्टिस का, तो पहला तो रिडक्शन इन वीड इज द करेक्ट आंसर, दूसरा रिडक्शन इन सॉइल इरोजन इज आल्सो द करेक्ट आंसर। बट व्हेन इट कम्स टू द रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, यहां पर थोड़ा हमें शक होता है। और इंटरेस्टिंगली जब हमारा पहला और तीसरा सही होता है, तो चूंकि यहां पर बोल रहा है कि करेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। लेकिन अब यहां पर आपको समझना, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये ड्रिप इरिगेशन है क्या। ध्यान से देखिए, ड्रिप इरिगेशन बेसिकली इट इज अ माइक्रो इरिगेशन टेक्निक इन विच वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ प्लांट थ्रू पाइप्स हो गया, या फिर एमीटर्स के जरिए, या फिर ड्रिपर्स के जरिए। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो ड्रिप इरिगेशन का, वो ये होता है कि वाटर एफिशिएंसी को क्या करना है, मेंटेन करना है, टारगेटेड इरिगेशन, मिनिमम वेस्टेज। सो बेसिकली दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। लेकिन अगर आप हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से देखने का प्रयास करें, जैसे रिडक्शन इन वीड है ना, अगर आप देखें ये सही है, इसके पीछे कारण यह है कि ड्रिप इरिगेशन में पानी सिर्फ क्रॉप के रूट जोन में दिया जाता है। इंटररो और नॉन क्रॉप्ड एरिया ड्राई रहता है जहां वीड्स बेसिकली उगते हैं, ये याद रखिएगा। और इस प्रकार आप समझिए कि इसका रिजल्ट ये होता है कि वीड ग्रोथ जो है कम होती है। ये आपको समझ में आ गया। अनलाइक जैसे आपने देखा होगा फ्लड इरिगेशन में, है ना, वेयर वाटर स्प्रेड्स एवरीवेयर एंड इंक्रीजेस वीड ग्रोथ होता था ना, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो बेसिकली स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप दूसरे स्टेटमेंट को ध्यान से डिकोड करने का प्रयास करें, तो आप ये पाते हैं कि दूसरा जो स्टेटमेंट है ये हमारा पूरी तरीके से गलत है। क्या है हमारा? पूरी तरीके से गलत है। और इसके पीछे कारण ये है कि आप देखिए ड्रिप इरिगेशन सॉल्ट्स को वॉश आउट यानी लीच नहीं करता इफेक्टिवली। पानी लिमिटेड एरिया में दिया जाता है, साल्ट एक्यूमुलेशन रूट जोन के पास हो सकता है। और इस संदर्भ में अगर आप ध्यान दें तो फ्लड इरिगेशन या स्प्रिंकल इरिगेशन ज्यादा इफेक्टिव होती है सैलिनिटी कंट्रोल में, क्योंकि वो सॉल्ट्स को नीचे ले जा सकती है। और अगर आप यूपीएससी फैक्ट का ध्यान दें, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से यूपीएससी फैक्ट निकालना चाहें, तो आपको मालूम चलेगा कि ड्रिप इरिगेशन में इवन लीड टू साल्ट बिल्ड अप एट द वेटिंग फ्रंट। ये भी याद रखना है। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बेसिकली। व्हेन इट कम्स टू द स्टेटमेंट 3, आप ध्यान से देखेंगे, आप यहां देखेंगे लिखा है रिडक्शन इन सॉइल इरोजन। ये सही है। इसके पीछे कारण यह है कि ड्रिप इरिगेशन में नो सरफेस रन ऑफ होता है, वाटर स्लोली इनफिल्ट्रेट करता है ना, और सॉइल स्ट्रक्चर सेफ रहती है फ्लड इरिगेशन में बेसिकली। तो ज्यादा पानी रन ऑफ टॉप सॉइल इरोजन, ये याद रखिएगा। सो स्टेटमेंट 3 इज बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट। और लॉजिकली हमारा जो स्टेटमेंट जो है 1 and 3 इज करेक्ट, तो बेसिकली और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 and 3 हमारा होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इतना याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ उदय अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से उदय योजना का उद्देश्य क्या है? पहला तो यह है कि प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। B है providing electricity to every household in the countries by 2018. C है replacing the coal-based power plants with natural gas, nuclear, solar, wind and tidal power plants over a period of time. Option D है providing for financial turnaround and revival of power distribution companies. आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी है ना। इसके पीछे कारण है मैं समझा दूंगा। सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि उदय का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिकली उदय का फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। फिर से सुन लीजिए, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना।
कई बच्चों को याद नहीं रहता, यहां से लगातार प्रश्न पूछ रही यूपीएससी। सो उदय का फुल फॉर्म है उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसको भारत सरकार के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। ये याद रखिएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करती है, इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है उदय का कि फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का बढ़े। आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन आप इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखें, आपके स्क्रीन पे है, जब आप इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो आप पाते हैं कि जो इंडियन डिस्कॉम है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी की बेसिकली, तो इंडियन डिस्कॉम वर सफरिंग फ्रॉम हेवी फाइनेंशियल लॉसेस। ये आप में से हर बच्चे को मालूम है अगर आपने यूपीएससी की प्रेप अगर कुछ लंबे समय से की है तो। और आप ये भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि डिस्कॉम के पास हाई एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस है, लार्ज डेब्ट बर्डन है, काफी कर्ज है इनके ऊपर। और एक अजीब सी बात है कि इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि उन कर्ज को चुका पाए। साथ ही साथ दे हैव इनएबिलिटी टू पे पावर जनरेटर्स। और ये जो सारी कारण है बेसिकली मिल करके थ्रेट करती है इंटायर पावर सेक्टर वैल्यू चेन का। आप समझ पा रहे होंगे डिस्कॉम का खास तौर पे। सो उदय को इसलिए लाया गया था ताकि बेल आउट कम रिफॉर्म स्कीम के तहत ये काम कर पाए। अगर आप पूरे ही ये सारे स्टेटमेंट जितने भी ABCD हैं इसको अगर ध्यान से आप डिकोड करने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि जो ऑप्शन ए है जिसमें बेसिकली लिखा गया है कि स्टार्टअप जो है इन रिन्यूएबल एनर्जी, आप अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है बेसिकली ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, स्टार्टअप्स इन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी पूरी तरीके से गलत है ना। तो ये अगर इसको शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ स्टार्टअप इन रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरीके से गलत है जब हम उदय की बात करते हैं, because this relates to scheme like Startup India MNRE schemes. Uday has nothing to do with startups. उदय स्कीम का कोई स्टार्टअप से लेना देना नहीं है। स्टार्टअप का जो लेना देना स्टार्टअप इंडिया MNRE स्कीम्स का है, तो ये हमारा पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, सो इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड, इसमें बात किया गया है। व्हेन इट कम्स टू द ऑप्शन बी, ये भी गलत है क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो चीज है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली DDU-GJY स्कीम का है, याद रखिएगा। DDU है ना, इसके बाद आपको याद होगा GJY स्कीम आपने पढ़ा होगा जो रूरल के लिए यानी ग्रामीण इलाकों के लिए लॉन्च किया गया है। ये सारा स्कीम से आपका क्वेश्चन है। सौभाग्य स्कीम हो गया जिसका गोल है यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को प्रोवाइड करना, तो ये जो गोल है बेसिकली उसका है। आप अगर ध्यान से, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी भी पूरी तरीके से इनकरेक्ट हुआ। अगर आप आगे बढ़े आप पाएंगे कि ऑप्शन जो आपका सी है, ऑप्शन सी बेसिकली इसमें क्या लिखा गया है, रिप्लेसिंग कोयल बेस्ड पावर प्लांट्स, यही लिखा गया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे ये भी गलत है। मैंने तो बोला ही शुरू में कि भैया डी इसका राइट आंसर है। और इसके पीछे कारण है जब हम सी की बात करते हैं, क्योंकि सी जो है बेसिकली इट इज रिलेटेड विद इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट कमिटमेंट से जुड़ा हुआ है, जो बेसिकली एनडीसी से रिलेटेड है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। सो उदय डज नॉट फोकस ऑन जनरेशन मिक्स, याद रखिएगा। तो ये भी गलत है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगर हम उदय की बात करें तो उदय को लेकर कुछ की फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट्स टेक ओवर 75% ऑफ डिस्कॉम डेब्ट, याद रखिएगा आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं ये बेसिकली आपके उदय से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहां पर डिस्कशन कर रहा हूं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उदय जो है बेसिकली, उदय के बारे में जब मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो उदय को बस इतना याद रखिएगा कि यूपीएससी की फैक्ट के तौर पे कि उदय इज इक्वल टू डिस्कॉम रिफॉर्म स्कीम। तो डिस्कॉम रिफॉर्म स्कीम आप इसको बेसिकली इस तरीके से जान सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जो दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। तीसरी क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है ध्यान से पढ़े, लिखा हुआ है कि जो है आपका व्हाट इज आर द पर्पसेस, ध्यान से सुनिएगा, है ना। आपका क्या लिखा है इसमें, व्हाट इज आर द पर्पस एंड पर्पसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया। क्या है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया। नाउ द स्टेटमेंट इज प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन, है ना, एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स। जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो बोलता है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द पर्संस अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। थर्ड है ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू इशू लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। अभी कह रहा है कि इसमें से करेक्ट जो है ऑप्शन वो कौन है इन चारों में से, उसको सिलेक्ट कीजिए। देखिए अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देखेंगे आप ये पाएंगे कि इसमें जो है आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट 2 होगा, यानी इस प्रकार ऑप्शन बी होगा हमारा। कारण क्या है, इसके वजह से कारण समझिए।
जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो पूरी तरीके से गोल है वो है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस, ये बेसिकली गोल है। लेकिन इस बीच में एक सवाल आपके मन में खड़ा हो रहा होगा कि सर सबसे पहले तो ये बता दीजिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है क्या, इसके बाद आगे का डिस्कशन कीजिएगा, इस क्वेश्चन को डिकोड कीजिएगा। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है बेसिकली इट वाज क्रिएटेड अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसको एमएमडीआर एक्ट 2015 के नाम से जाना जाता है। एमएमडीआर एक्ट है ना 2015 के नाम से इसको जाना जाता है, तो उसके अंदर इसको क्रिएट किया गया था, इतना याद रखिएगा। और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन एवरी माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यानी वो हर जिला में इसका स्थापना हुआ है जो जिला माइनिंग से अफेक्टेड है। और एक प्रकार का ये जो ट्रस्ट है ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, ये भी याद रखेंगे। इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ पर्संस एंड एरियाज अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस, यानी जो माइनिंग से रिलेटेड जो एरियाज हैं वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं, उससे जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो जो बेसिकली जो है उनको जो है बढ़िया से सुरक्षित रखना इसका मेन गोल है, ये याद रखिएगा। ये एग्जाम के लिए सीधे आपको याद करना है। तो ये जो मैंने परिभाषा बताया, ये परिभाषा सीधे एमएमडीआर एक्ट से ली गई है, जो कि यूपीएससी की फेवरेट लाइन है। अगर मैं पूरे स्टेटमेंट वाइज इसको डिकोड करूं, यू विल फाइंड दैट, क्योंकि ये बड़ी जरूरी है। स्टेटमेंट 1 को अगर आप देखें, प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये गलत है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि भैया इसका राइट आंसर है बी, तो इस प्रकार से तो फर्स्ट एंड थर्ड गलत हो जाएगा। कारण क्या, देखिए जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है इज बेसिकली रेगुलेटेड बाय एमएमडीआर एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट्स। तो डीएमएफ का काम एक्सप्लोरेशन प्रमोट करना नहीं है, ये याद रखिएगा। डीएमएफ का काम एक्सप्लोरेशन प्रमोट करना नहीं है। डीएमएफ इज इक्वल टू बेसिकली वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, नॉट माइनिंग प्रमोशन। माइनिंग प्रमोशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट एक गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 मैंने समझाई दिया। आप स्टेटमेंट 3 को देखिए, राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस जारी करने का जो है अधिकार देना, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार जो है ऑप्शन स्टेटमेंट 2 को भी थोड़ा डिकोड कर ले, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। स्टेटमेंट 2 को थोड़ा देख लीजिए, इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। स्टेटमेंट 2 में बेसिकली जो है बेसिकली सही है, बिकॉज दिस इज द कोर पर्पस ऑफ डीएमएफ। क्या है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्संस अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस। और जो डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो फंड है बेसिकली किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन हो गया, रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन हो गया। सो दीज आर द बेसिकली यूजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी। तो स्टेटमेंट 2 इज बेसिकली इज करेक्ट। नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्टेटमेंट 3, जिसमें लिखा है ऑथराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू इशू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, आप जानकर हैरान हो जाएंगे गलत है। और इसका जो है कारण ये है कि लाइसेंसिंग पावर्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड अंडर द एमएमडीआर एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स। सो डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हैज नो रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग पावर, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। देखो हर क्वेश्चन को जब तक ना आप अच्छे से नहीं समझोगे कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। यूपीएससी की पुरानी आदत है कि यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न को डिकोड करके पूछ लेती है ना। वो आपसे ट्राइबल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगी, तो यू हैव टू बी रेडी। जब आप पढ़िएगा तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है ना। एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा अगर द हिंदू बढ़िया से कर रहे हैं ना, आई एम टेलिंग यू, आप एनालाइज करके देख लेना, आजमा के देख लेना। अगर 1 साल का हिंदू पेपर अगर आप कर रहे हो, यू विल अमेज दैट कि लगभग आपका 50 to 60% क्वेश्चन तो द हिंदू से ही आने वाला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन द प्रीलिम्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे पढ़ते हैं। ना अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से अगर आप यूपीएससी के लिए स्मार्ट नोट्स बनाना चाहें तो आप यही बना सकते हैं कि डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन वाज क्रिएटेड इन 2015 अंडर एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट। इसका नेचर नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है। फंडिंग सोर्स इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय माइनिंग लीज होल्डर्स। पर्पस क्या है, वेलफेयर ऑफ माइनिंग अफेक्टेड पर्संस एंड एरियाज। So UPSC often mixes DMF with exploration, licensing or regulation. All are traps of UPSC. Remember this point. So one line memory hook we have to remember, right, is that DMF का माइनिंग नुकसान, लोगों का कल्याण, ये याद रखना। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा। Now question number 4 को अगर you will try to understand that,
इस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड यूपीएससी जो है कई बार, जैसे जो टॉपिक से रिलेटेड है बिटकॉइन से, यूपीएससी यहां से अक्सर आमतौर पर क्वेश्चन पूछती रहती है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू बिटकॉइंस समटाइम्स seen in the news, which of the following statement is are correct? We have three options. The first one is bitcoins are tracked by the central banks of the country. The second is anyone with a bitcoin addresses can send and receive bitcoins from anyone else with a bitcoin address. Now the third statement is online payments can be sent without either side knowing the identity of the other. ठीक है ना? We have three statement. Now we have to select the correct one. Right? We have four options, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, and 1 and 2, 1, 2, 3. अब इसमें हमें सही जो है स्टेटमेंट को कैच करना है। ध्यान से सुनिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 2 and 3, है ना? सो जो बिटकॉइन के रेफरेंस में आमतौर पे हम लोग देखते हैं जो सही स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि एनीवन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस। ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट ईदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर। ये दोनों आपका 2 and 3 स्टेटमेंट इज बेसिकली करेक्ट स्टेटमेंट। अब ध्यान से समझिएगा, आप में से कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये बिटकॉइन है क्या? सी, द बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल क्रिप्टो करेंसी। इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेसिकली बेस्ड है। सो नो सेंट्रल अथॉरिटी, नो आरबीआई, नो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री इज बेसिकली कंट्रोलिंग द बिटकॉइंस। ये याद रखना है ना। ये तो आप समझ गए। व्हेन हम जब इस पर डिस्कशन करने का जो है प्रयास करें और हम खास तौर पे जब स्टेटमेंट को डिकोड करने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि जब हम स्टेटमेंट 1 का डिकोड कर रहे हैं तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। जो यहां लिखा है पूरी तरीके से गलत है, जैसा कि मैंने अभी कहा। नाउ बिटकॉइंस इज बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द पीयर टू पीयर, जिसको हम P2P कह सकते हैं। P2P मॉडल पे जो है ये बेस्ड है ना? और इसको कोई भी सेंट्रल बैंक, प्यारे बच्चों, इसको कंट्रोल नहीं करती है। ना ही कोई सेंट्रल बैंक लाइक आरबीआई इशू करते हैं बिटकॉइन को, ये भी याद रखिएगा। सो इट वाज नॉट कंट्रोल्ड एंड इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को भी आप समझिए कि ट्रैक नहीं किया जा सकता है। सो ब्लॉकचेन इज पब्लिक बट नॉट कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, से याद रखिएगा। सो स्टेटमेंट 1 इज बेसिकली इनकरेक्ट। अगर स्टेटमेंट 2 को देखोगे तो यहां पे जैसा कि मैंने कहा कि सही है, एनीवन विद बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। Bitcoin transactions require only a Bitcoin address. इंटरनेट कनेक्शन की इसको जरूरत है। नो बैंक, नो इंटरमीडियरी नीडेड इन दिस पर्टिकुलर स्टैंस। सो मैं ये स्टेटमेंट 2 के संदर्भ में सारी बातें कर रहा हूं। आप अगला जो है अगर आप देखने का प्रयास करो, इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट 2 सही हो गया। स्टेटमेंट 3 को देखो। स्टेटमेंट 3 बड़ी अजीब सी बात करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट 3 कहता है कि पेमेंट्स विदाउट नोइंग आइडेंटिटी, दिस इज राइट। सो बिटकॉइन सिस्टम इज बेसिकली, आप ये कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन रियल आइडेंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड प्रिंसिपल। आप समझ रहे हो? तो यहां पर रियल आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है बिटकॉइन के सिस्टम में। ओनली डिजिटल एड्रेस आर विजिबल। सो द सेंडर एंड रिसीवर नीड नॉट नो ईच अदर्स रियल आइडेंटिटी। सो स्टेटमेंट 3 इज बेसिकली करेक्ट। तो याद रखना हमारा इस प्रकार जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जो है बी है। 2 and 3 ओनली हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है ना? बेसिकली अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब हम बात करते हैं बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन में आपको मैं बता दूं कि जनरली आई हैव सीन दैट, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव सीन दैट यूपीएससी ऑफन टेस्ट्स बिटकॉइन वर्सेस सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इससे रिलेटेड आमतौर पे क्वेश्चन पूछती रहती है, आपका टेस्टिंग करती रहती है। इतना याद रखिएगा। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना और गोल्ड मोनेटाइजेशन योजना का उद्देश्य क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? याद रखिएगा, यहां फिर से मैं कह रहा हूं यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। और ये जो है इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो व्हाट इज आर द पर्पस एंड पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड है ना, बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। देखिए पहला स्टेटमेंट है टू ब्रिंग द एन आइडल गोल्ड लाइंग विथ इंडियन हाउसहोल्ड्स इनटू द इकोनॉमी। सेकंड स्टेटमेंट है टू प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। एंड स्टेटमेंट 3 है टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स। और 4 हमारा ऑप्शन है सिलेक्ट द करेक्ट। तो हमें करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। देखिए पहले समझिए इस बात को, इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप ध्यान से देखें
तो पर्पस जो है सोवरेन गोल्ड जो है बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का जो पर्पस है, आप अगर ध्यान से देखने का प्रयास करें तो पहला तो टू ब्रिंग द इडल गोल्ड लाइक विद इंडियन हाउस होल्ड इनटू द इकोनॉमी, ये होगा। इसके बाद आपका जो होगा टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंट ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स। सो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली द सी। सो 1 एंड 3। सो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, जो पर्पस है बेसिकली इसका, वो है 1 एंड 3 है, 2 नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके पीछे समझ लीजिए। देखिए, इंडिया इज अमंग द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स एंड इंपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड के हम सबसे बड़े इंपोर्टर्स और कंज्यूमर्स भी हैं। एंड देयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड लाइज इडल विथ हाउसहोल्ड्स एंड टेम्पल्स। जब मैं गोल्ड की बात करूं इंडिया के कंटेक्स्ट में, हाई गोल्ड इंपोर्ट्स, बेसिकली एक चीज याद रखिएगा कि हम ये जो करते हैं ना, ज्यादातर हाई गोल्ड का जो इंपोर्ट्स करते हैं, मतलब हम ज्यादातर सोना को जो आयात करते हैं, इससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर पड़ता है। टू एड्रेस दिस इशू, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बेसिकली गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एंड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा कि यहां पर मैं सभी स्टेटमेंट को बेसिकली यहां पर क्या करने वाला हूं, डिकोड करने वाला हूं। आप पहला स्टेटमेंट देखिए, पहले स्टेटमेंट में लिखा है टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विथ इंडियन हाउस होल्ड्स इनटू द इकोनॉमी। तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिख रहा है, स्टेटमेंट 1, ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट 1 को देखने पे एक चीज आपका क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है, बेसिकली इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो हाउस होल्ड्स डिपॉजिट फिजिकल गोल्ड विद बैंक्स। इसमें जनरली यही होता है कि जो घर में रहने वाले जो नहीं होते परिवार, तो जो लोग गृहस्थ लोग हैं अपने सो गोल्ड को जो है बैंक में जाकर जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और वो जो गोल्ड है उसको मेल्ट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है और उसको इकोनॉमी में यूज किया जाता है बैंक्स के द्वारा। लेकिन जब आप बात करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, जिसको SGBS कहा जाता है, बेसिकली इट इज अल्टरनेटिव टू फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पेपर गोल्ड प्लस इंटरेस्ट भी मिलता है। रिजल्ट ये होता है कि जो आइडल गोल्ड है वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बन जाता है। सो स्टेटमेंट 1 इज बेसिकली करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखोगे ना, आपको अपने आप में थोड़ा सा इसको देखकर शक आएगा। अगर आपने हल्की फुल्की भी इकोनॉमी पढ़ी है तो आप तुरंत इसको कैच कर लोगे कि दिस इज बेसिकली द रॉन्ग वन। ठीक है, लिखा टू प्रमोट FDI इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। सो FDI प्रमोटिंग इज डन थ्रू FDI पॉलिसी। याद रखना, DPIIT के थ्रू होता है। सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स के जरिए आप इसको प्रमोट कर सकते हैं बेसिकली FDI को। So SGB और GMS have not directly linkage with FDI inflows। याद रखना, सो इस प्रकार स्टेटमेंट 2 is basically incorrect, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था। When it comes to the statement 3, we have to understand reducing dependence on gold imports। ये जो इसमें कहा गया बेसिकली दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हम लोग को मालूम होना चाहिए रियूजिंग डोमेस्टिकली अवेलेबल गोल्ड। क्योंकि देखो, पहले तो समझो इंडिया का जो डिपेंडेंस है गोल्ड पर, गोल्ड के इंपोर्ट्स पे कैसे कम किया जा सकता है। और ध्यान से सुनिएगा, ये पर्पस भी है SGB का और जो है GMS का। ये पर्पस है कि इंडिया की जो डिपेंडेंस गोल्ड इंपोर्ट पे इसको रिड्यूस करना है। कैसे? बाय रीयूजिंग द डोमेस्टिकली अवेलेबल गोल्ड्स, या फिर शिफ्टिंग डिमांड फ्रॉम फिजिकली गोल्ड टू बॉन्ड्स। एंड दिस विल यू विल अमेज दैट नाउ दिस विल हेल्प द इंडिया कि लोअर गोल्ड इंपोर्ट हम करेंगे, है ना। इस कारण से हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर प्रेशर कम होगा। इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट 3 इज बेसिकली करेक्ट। सो यहां पर जो करेक्ट है 1 and 3 है, 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रिमेंबर दिस पॉइंट। और जो GMS स्कीम है, इसका जो कोर पर्पस है, याद कर लो प्रीलिम्स के लिए, मोबिलाइज आइडल फिजिकल गोल्ड है। SGB का जो है सब्स्टिट्यूट बेसिकली ये है फिजिकल गोल्ड का, और इससे इंटरेस्ट भी अर्न किया जाता है। दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए, दे बोथ स्कीम्स विल रिड्यूस गोल्ड इंपोर्ट्स एंड रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट प्रेशर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये चीज याद रखना, ये बहुत जरूरी है ना। ये चीज हम लोग को मालूम चल गया। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जब ये दोनों स्कीम के हम बारे में जब डिस्कशन कर रहे हैं तो इसको देखकर एक चीज ख्याल आता है कि GMS है ना, GMS और SGB इज इक्वल टू घर का सोना देश का काम। यही याद रखिएगा, बड़ी सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूं, ऑनलाइन मेमोरी ट्रिक UPSC के लिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आराम से पढ़िए, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट।
क्वेश्चन है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट बैंक्स इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। चार स्टेटमेंट है। पहला, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स दैट आर owned एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक्स। ठीक है। दूसरा है, पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, याद रखना। तीसरा है, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। ये हमारे पास तीन ऑप्शन है। कह रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन है, नीचे चार दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट वन कौन है उसको सिलेक्ट कीजिए। भाई पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड वन है ये गलत है ना। क्यों गलत है इस पे डिस्कशन करेंगे। पहला हमारा सही है और तीसरा हमारा सही है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज द बेसिकली करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब इसके बीच में अब आप बोलोगे सर थोड़ा इसको डिकोड कर दीजिए, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे पेमेंट बैंक्स है क्या। ध्यान से देखिएगा, पेमेंट बैंक्स क्या है आपको समझना है। तो सबसे पहले समझिए कि इसको नचिकेत मोर कमेटी 2014 में बैठी थी। नचिकेत मोर कमेटी का रिकमेंडेशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और आरबीआई के द्वारा लाइसेंस्ड है पेमेंट बैंक्स, और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको कंट्रोल किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, यानी स्मॉल सेविंग्स होता है ना 1 लाख तक का, रेमिटेंसेस हो गई जो दूसरे देशों से पैसा आ रहा है, डिजिटल पेमेंट्स है, इसको प्रमोट करना। और अगर आप स्टेटमेंट वाइज अगर आप इसको डिकोड करोगे ना, तो ये जो स्टेटमेंट वन है, मोबाइल टेलीफोन कंपनियां और सुपरमार्केट चेन जो निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण में है ना, नियंत्रण में है, ठीक है, पेमेंट बैंकों के प्रमोटर बनने के योग्य है। ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको डिकोड करते हैं। देखो पहले तो समझो ये सही है, जैसा कि मैंने कहा आरबीआई गाइडलाइंस बेसिकली प्रमोटर्स को ये अलाउ करती है कि मोबाइल टेलीफोन जो कंपनी है ना, आरबीआई गाइडलाइंस बेसिकली अलाउ प्रमोटर्स सच है, जैसे मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हैं उनको अलाउ करती है, उनको प्रमोट करती है कि भाई आप इसको जो है यूज कर सकते हैं। सुपरमार्केट रिटेल चेन्स को, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, तो इनको जो है बेसिकली आरबीआई का गाइडलाइन है कि ये इनको प्रमोटर समझती है और इनको बेसिकली कहती है कि ठीक है आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। सो मोबाइल टेलीफोन कंपनीज और सुपरमार्केट चेन जो निवासियों के स्वामित्व और नियंत्रण में है, पेमेंट बैंक को प्रमोटर बनने के लिए योग्य हैं। तो मैंने बता ही दिया कौन कौन है, मोबाइल टेलीफोन कंपनीज हो गई, सुपरमार्केट और रिटेल चेन्स, एनबीएफसी एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज, दे आर बेसिकली दे आर एलिजिबल। कंडीशन यह है कि ये सारी चीजें इंडियन रेसिडेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहिए, चाहे मोबाइल टेलीफोन कंपनी हो या सुपरमार्केट या रिटेल चेन्स हो गया। सो बेसिकली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू तो पूरी तरीके से आपका गलत है। आप सभी ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, अगर थोड़ा भी अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, थोड़ा भी अगर आप लोग पढ़े होंगे ध्यान से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेमेंट बैंक्स बेसिकली याद रखना कैन इशू डेबिट कार्ड्स, जैसे एटीएम हो गया, रुपे कार्ड हो गया, बट इट कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स। इसका भी रीजन है कि क्रेडिट कार्ड्स में लेंडिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व है, और पेमेंट बैंक्स को बेसिकली सारी चीजें प्रोहिबिटेड है। सो बेसिकली स्टेटमेंट 2 इज द इनकरेक्ट। नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्टेटमेंट 3 यू विल अंडरस्टैंड दैट कि इट कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। सही है, पेमेंट बैंक्स कैन नॉट गिव लोन्स, और जाहिर सी बात है पेमेंट बैंक्स हैं कभी क्रेडिट इशू नहीं करती हैं, ये भी हमें याद रखना है। सो क्रेडिट इशू नहीं करती हैं, दे कैन ओनली एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, है ना, पेमेंट बैंक्स खाली डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है, और वो भी अप टू अ लिमिट पर कस्टमर। आप समझ रहे बात को। एंड इट बेसिकली प्रोवाइड रेमिटेंस एंड पेमेंट सर्विसेज। सो स्टेटमेंट 3 इज बेसिकली करेक्ट, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा, और क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, याद रखना, ठीक है ना। अगर आप याद करना हो अगर वन लाइन, अगर फैक्ट के तौर पे यूपीएससी के लिए, तो इतना याद रखना वन लाइन मेमोरी ट्रिक के तौर पे कि पेमेंट बैंक इज इक्वल टू पे करता है, लोन नहीं देता। आप समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है द टर्म, ध्यान से देखना क्वेश्चन जो है क्या कहता है कि द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये जो टर्म है सीबीएस जिसे कहा जाता है, हम आमतौर पे इसको न्यूज में देखते रहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि it is basically sometimes seen in the news which of the following statements best describe this term। देखिए हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। It is a network of a bank's branches which enables customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network regardless of
वेयर दे ओपन देयर अकाउंट्स, है ना, ये चीज याद रखना। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज आरबीआई कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन। थर्ड है, इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन ओवर बाय अनदर बैंक। और हमें बोल रहा है कि भाई आप करेक्ट आंसर इसमें सेलेक्ट कीजिए, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहले तो समझिए कि इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि इट इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ अ बैंक्स ब्रांचेस व्हिच एनेबल्स कस्टमर्स टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स। यह बैंक की शाखाओं का एक नेटवर्क है जो ग्राहकों को उनके खाते कहीं भी खोलने के बावजूद बैंक के नेटवर्क पर किसी भी शाखा से अपने खाते ऑपरेट करने में सक्षम बनाता है। ये सही है, और हमें समझना होगा कि इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड 2 and 3 इज बेसिकली रॉन्ग। क्यों है, इस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैं स्टेटमेंट वाइज एनालिसिस कर रहा हूं। पहले समझिए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली इट रेफर्स to a centralized online banking system where all branches of a bank are connected to a single core database, and customers can access their bank account from any branch of India, चाहे वो एटीएम के द्वारा हो या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा हो या मोबाइल बैंकिंग के द्वारा। और इसको लेकर एक बड़ी फ्रेज, पॉपुलर फ्रेज समझिए कि प्रचलित है कि एनीवेयर बैंकिंग एनी टाइम बैंकिंग। ये याद रखना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को लेकर एक बड़ी फेमस ये टर्म है। अब यहां पर अगर हम स्टेटमेंट वॉइस एनालिसिस अगर करें तो हम ये पाते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है ये किस चीज के बारे में बेसिकली बात कर रहा है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एनेबलिंग एनीवेयर बैंकिंग। दिस इज करेक्ट। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन बेसिकली अलाउज account opened in one branch operated from any other branch of the same bank. So this is the correct and precise definition of the core banking solution. So statement 1 is basically correct. लेकिन जब आप स्टेटमेंट 2 को अगर ध्यान से देखते हैं, यह कंप्यूटरीकरण के माध्यम से कमर्शियल बैंकों पर आरबीआई का कंट्रोल बढ़ाने का एक प्रयास है, तो आप ये पाते हैं कि पूरी तरीके से गलत है। इसके पीछे कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा। हम सभी जानते हैं कि जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है इज बेसिकली इंप्लीमेंटेड बाय इंडिविजुअल बैंक्स, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर कन्वीनियंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एंड आरबीआई रेगुलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ सीबीएस। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इसका अलग इंडिपेंडेंस आरबीआई का फंक्शन। इस प्रकार स्टेटमेंट 2 इज बेसिकली इनकरेक्ट। अब जब स्टेटमेंट 3 को आप देखते हैं तो इसमें क्या बोला गया कि बैंक टर्नओवर ड्यू टू एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नाउ अगर आप इस चीज को ध्यान से स्टेटमेंट 3 को एनालाइज करने का प्रयास करें, आप पूरी तरीके से पाते हैं कि जो स्टेटमेंट 3 है बेसिकली इसमें जो बात किया गया, ध्यान से सुनिएगा, वो ये कहता है कि इससे क्या है कि बैंक टेक ओवर ड्यू टू एनपीए बेसिकली पूरी तरीके से गलत है। वी ऑलरेडी नो दैट बेसिकली दिस रिलेट्स टू द बैंक मर्जर्स रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, आईबीसी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट्स, इससे ये रिलेटेड है। एंड सीबीएस हैज नथिंग टू डू विद द एनपीए बेस्ड टेक ओवर्स। आप समझ पा रहे मेरी बात को? तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टेसी कोड से रिलेटेड सारा मामला यहां पर है, इसका क्या लेना देना है सीबीएस का। सो स्टेटमेंट 3 इज बेसिकली इनकरेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज आपके सामने है ऑप्शन ए, है ना, इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली ऑप्शन ए, जिसमें ए ओनली लिखा है। अब मैं प्यारे बच्चों एक चीज और आप सभी को बताना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, आप सभी ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स से स्मार्ट नोट्स आपको बताऊंगा जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। चूंकि मैं इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी ये समझें। जो सीबीएस है बेसिकली ये सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, और ये बेसिकली जो है जिसको हम कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी बेसिकली कहते हैं, है ना, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसका काम है रियल टाइम ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग को बढ़ावा देना। कमर्शियल बैंक्स इसको ज्यादातर इंप्लीमेंट करती है। एंड यूपीएससी ऑफन कंफ्यूजेस core banking solutions, centralized banking platform with regulation, mergers or NPS. These all are traps of UPSC, you have to understand. Now one line memory trick if I will tell you regarding CBS. So basically branch की दीवार तोड़ दी, बस इतना याद रखना कि ब्रांच की दीवार तोड़ दी कि भैया अगर हमारे एक जगह अगर अकाउंट है तो वहीं से हम पैसा निकाल सकते नहीं। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का गोल ये है कि आप कहीं भी रहें आप पैसे को निकाल सकते हैं, अपना बैंकिंग प्रैक्टिस है एंजॉय कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज आर द पर्पसेस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट अनाउंस्ड बाय द आरबीआई। तो कह रहा है एमसीएलआर से रिलेटेड है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, जो कि आरबीआई के द्वारा इसको अनाउंस किया गया, उसका बेसिकली गोल क्या है, पर्पस क्या है ना। तो पहला स्टेटमेंट है, दिस गाइडलाइंस हेल्प इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक्स
फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट्स ऑन एडवांसेस। दूसरा है दीज गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट इंटरेस्ट रेट्स व्हिच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज द बैंक्स। अब बोल रहा है इसमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट कीजिए, 4 ऑप्शन है। देखो कई बार क्या होता है इनकरेक्ट भी लिख देती है यूपीएससी, तो याद रखना 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट सेलेक्ट करना, इसमें करेक्ट कौन है। सो जो हमारा राइट होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बेसिकली हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। सो ऑप्शन सी इज द बेसिकली करेक्ट आंसर, क्योंकि एमसीएलआर का जो आरबीआई द्वारा अनाउंस किया गया दोनों ही उसके पर्पसेस हैं, है ना, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले समझो एमसीएलआर है क्या। देखो एमसीएलआर का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि यहाँ लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। आरबीआई ने इसको 2016 में इंट्रोड्यूस किया था, 2016 में आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया, लॉन्च किया, याद रखिएगा। और इससे पहले 2016 से पहले एमसीएलआर का सिस्टम नहीं होता था, इसके जगह पर बेस रेट सिस्टम होता था, याद रखिएगा, बेस रेट सिस्टम होता था, है ना। तो इसको रिप्लेस किया गया था 2016 में आरबीआई के द्वारा, किसके साथ, एमसीएलआर के द्वारा, इतना याद रखना। सो कोर आइडिया यही है कि बैंक लेंडिंग रेट्स शुड बी लिंक्ड टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड पॉलिसी रेट ट्रांसमिशंस, इतना याद रखिएगा। लेकिन अब जैसा है कि मेरा एक आदत है कि मैं सभी स्टेटमेंट को एनालाइज बेसिकली करता हूं, पहले तो आप सभी स्टेटमेंट्स को ध्यान से कर पढ़ लीजिए, ताकि जब मैं एनालिसिस करूं आप अच्छे से समझ पाए। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कहता है। स्टेटमेंट 1 आप अगर बढ़िया से पढ़े हैं तो इसमें एक ही बात किया जा रहा है कि इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी इन इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, है ना, इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी इन द इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। इस पूरे ही लाइन का ये समरी में बोल रहा हूं, उससे रिलेटेड पॉइंट है। जाहिर सी बात है कि जो एमसीएलआर का जो पर्पस है ही कि भाई ये पूरी तरीके से क्या करता है, बेसिकली दिशा निर्देश बैंकों द्वारा एडवांस पर ब्याज दरें तय करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने में मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। एमसीएलआर के अंतर्गत बैंक मस्ट क्लियरली डिस्क्लोज कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होगा, टेनर प्रीमियम क्या होगा। अब बेसिकली दिस रिड्यूसेस आर्बिट्रेरीनेस एंड इंप्रूव्स ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। स्टेटमेंट 1 ये सही है। अगर आप स्टेटमेंट 2 को ध्यान से देखने का प्रयास करें, आप पाएंगे इसमें क्या लिखा है कि इट इंश्योर्स फेयर इंटरेस्ट रेट्स फॉर बोरोवर्स एंड बैंक्स, फॉर बोरोवर्स एंड बैंक्स। अब देख लीजिए, फेयर इंटरेस्ट रेट की बात करता है बोरोवर और बैंक्स के लिए, और ये भी सही है स्टेटमेंट है। इसके पीछे कारण है क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि एमसीएलआर बेसिकली इंश्योर्स फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ आरबीआई पॉलिसी रेट चेंजेस। बोरोवर्स बेनिफिट व्हेन आरबीआई कट्स रेट्स। जब आरबीआई रेट को कट करता है तो बोरोवर को बेनिफिट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी ने इतना पढ़ा होगा। एमसीएलआर इज बेसिकली, बच्चों ये सबसे फेमस टॉपिक है यूपीएससी के लिए, है ना। तो इस प्रकार हमारा सही है, पूरी तरीके से सही स्टेटमेंट है हमारा। सो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है और एमसीएलआर का ये दोनों ही पर्पस है, इतना याद रखिएगा। और यूपीएससी अगर प्रीलिम्स स्मार्ट नोट्स में अगर आप इंटरेस्ट रेट रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद करना चाहते हो तो कर लो, एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी रहेगा। कि बेस रेट बेसिकली मिनिमम लेंडिंग रेट को कहा जाता है। एमसीएलआर का जो ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंट एंड कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग है। आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा एक्सटर्नल बेंचमार्क, हाँ, एक्सटर्नल बेंचमार्क ऐसा टर्म कहीं सुनोगे, है ना, एक्सटर्नल बेंचमार्क। और इसका जो गोल है बेसिकली एक्सटर्नल बेंचमार्क का फास्टर ट्रांसमिशन करना, रेपो लिंक्ड होता है बेसिकली। तो यूपीएससी में आस्क बेस रेट वर्सेस एमसीएलआर वर्सेस रेपो लिंक्ड लेंडिंग, ये कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी आमतौर पर इस प्रकार की चीजें पूछती है, इसमें कोई शक नहीं है, यूपीएससी की पुरानी आदत है। तो मैं आप सभी को कह रहा हूं, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ना तो इस बात पे ध्यान रखना कि इकोनॉमिक्स में आप पूरी किताब मत पढ़िए। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई टर्म दिया है तो उस टर्म का मतलब क्या है। भाई अब तो आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास हर चीज है, एआई है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्लिक कीजिए कि भाई इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, वो समझा देगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर दिया, उस पर आप कॉल करें, है ना। हमारे मेंटोर फ्रीली अवेलेबल हैं आपके लिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि देयर हैज बीन अ persistent deficit budget year after year. Which actions of the following can be taken by the government to reduce the deficit? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है स्टेटमेंट 1 में रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। दूसरा है इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, तीसरा है रैशनलाइजिंग सब्सिडीज और चौथा रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी।
यानी साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है हमारे देश में। घाटे को कम करने के लिए सरकार इनमें से कौन सा कदम उठा सकती है? राजस्व खर्च को कम कर सकती है, नई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू कर सकती है, सब्सिडी को तर्कसंगत बना सकती है, आयात शुल्क को कम कर सकती है। अब कह रहा है इसमें से सही उत्तर क्या है, मतलब कौन एक्शन लिया जा सकता है, उस पर चर्चा करें। 4 ऑप्शन है हमारे पास, इन चारों में सिलेक्ट करना है। भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, याद रखना। अब बोलोगे सर ऑप्शन सी कैसे है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड है ना, कई बार अलग अलग पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। सी इसलिए है, इसके पीछे कारण समझिएगा कि जो एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में, वो ये ले सकती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर सकती है। दूसरा, सब्सिडीज को रैशनलाइज कर सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी और न्यू वेलफेयर स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करेगा तो और खर्चा बढ़ेगा सरकार का और डेफिसिट बढ़ेगा, है ना। इंपोर्ट ड्यूटी को हम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि हमें ही लॉस होगा इससे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो 1 और 3 स्टेटमेंट है। तो हमेशा राइट आंसर के पीछे मत भागना, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हो उसको टिक लगाने का प्रयास करना। सो बेसिकली सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये बजट घाटा या बजट डेफिसिट क्या है? ध्यान से समझिएगा, बजट या फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा उसकी टोटल अर्निंग से कम हो, माफ कीजिए ज्यादा हो। यानी सरकार मान लो कमा रही है 100 रुपया और खर्चा कर रही है 200 रुपया, तो ऐसी स्थिति में बजट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट होता है। सो गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर अगर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब अर्निंग से ज्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में माने एक्सपेंडिचर अर्निंग से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि भाई बजट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब मैं अर्निंग कह रहा हूं तो इसमें बोरोइंग को मत काउंट कीजिएगा, जो उधार लिया जाता है पैसा उसको नहीं काउंट करना है। सो डेफिसिट कम करने के लिए गवर्नमेंट के पास 2 ही तरीके होते हैं बेसिकली, याद रखिएगा। पहला कि या तो एक्सपेंडिचर कम करो या रेवेन्यू बढ़ाओ। जैसे हमारे घरों में आमतौर पे होता है, खर्चा अगर ज्यादा हो रहा कम पैसा आ रहा तो जाहिर सी बात है 2 ही ऑप्शन, या तो हम खर्चा कम कर दें या तो खूब पैसा कमाएं ताकि हमारा खर्चा हमें खर्च ना बुझाए। अब हर स्टेटमेंट को एक एक करके हम समझते हैं बेसिकली क्या है। 4 स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, आपको सामने दिख रहा होगा, है ना। 4 स्टेटमेंट है। पहला है जिसमें लिखा गया है रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जाहिर सी बात है, मैंने अभी तुरंत इसको कहा कि पूरी तरीके से सही है। मैंने अभी कहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरीज, पेंशंस, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब्सिडीज या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस होता है इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाता है, राजस्व खर्चे में। ये प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ आप समझिए कि रिकरिंग खर्च होता है, मतलब डेली बेसिस पे हो रहा है। इससे कोई जनरली तुरंत फायदा नहीं होती है सरकार को। सो अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करती है तो डायरेक्टली खर्चा कम होगा, फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस होगा। जो डेली आप जैसे ऐसे समझो, डेली आप जाकर आपके घर में कोई सिगरेट पी ले रहा है, खैनी खा ले रहा है ना, डेयरी मिल्क खा ले रहा है, जिसका कोई भी तुक नहीं है। अब इसी कारण से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, कमा कम रहे हो, इस कारण से खर्चा बढ़ रहा है। तो अगर आप ये सभी चीजों पे खर्चा कम करना शुरू कर दें तो अपने आप आपका पैसा बचेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? सो अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करती है तो डायरेक्टली खर्चा कम होगा, फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सो रिडक्शन इन नॉन डेवलपमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हेल्प फिस्कल कंसोलिडेशन, गवर्नमेंट के इंस्टेंस में बोल रहा हूं। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बेसिकली। नाउ अगर दूसरे को देखें, दूसरा हमारा है इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, पूरी तरीके से गलत है। न्यू वेलफेयर स्कीम्स का मतलब है कि मोर स्पेंडिंग, मोर बर्डन ऑन द बजट। चाहे वेलफेयर स्कीम्स सोशली यूजफुल हो लेकिन डेफिसिट कम नहीं होता है, याद रख लो। शॉर्ट रन में डेफिसिट और बढ़ता है। आप समझ रहे? ये मैं दूसरे को बोल रहा हूं जिसमें बोला गया नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करना, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब यहां पर एक चीज और समझना है, अगर आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊं सेकेंड को और बढ़िया से, तो मैं यही बोलूंगा कि न्यू फ्री स्कीम्स विदाउट मैचिंग रेवेन्यू सोर्स इज बेसिकली हायर डेफिसिट इन नेचर। सो स्टेटमेंट 2 इज बेसिकली इनकरेक्ट। नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्टेटमेंट 3, आप देखिए रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, ये सही है। सब्सिडी रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि अननेसेसरी जो सब्सिडीज है उसको हटा दीजिए। बेटर टारगेटिंग रखिए, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का आपने नाम सुना होगा। आप डायरेक्टली अकाउंट में पैसा भेजिए, लोगों को भी बेनिफिट होगा। अगर आप ऐसे भेजेंगे तो बिचौलिए खा जाएंगे, इससे लीकेजेज कम होगा। अगर डीबीटी का यूज करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का, तो लीकेजेज कम होगा। तो सवाल खड़ा होता है कि सर इससे और क्या होता है? देखिए और क्या होता है, इसमें एक ही चीज बोलूंगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होता है, सेम वेलफेयर लॉस लेस कॉस्ट,
यानी जो है वेलफेयर बढ़ेगा और कॉस्ट जो है कम लगेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये वाली चीज हमें ये याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बोलेंगे, जो मैं अगर ये थर्ड के बारे में बोलूं तो यही बोलूंगा भाई कि एलपीजी का आपने देखा होगा सब्सिडी डीबीटी के थ्रू मिलता है, फूड सब्सिडी रिफॉर्म्स में आपने देखा, ये सारी चीजें रैशनलाइजिंग सब्सिडीज का बेहतरीन एग्जांपल है। सो स्टेटमेंट 3 इज बेसिकली करेक्ट। नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्टेटमेंट नंबर 4 दैट रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, ये गलत है। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू का सोर्स है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी हम कम कर देते हैं तो टैक्स रेवेन्यू कम होगा, मतलब जो टैक्स से पैसा आ रहा है वो कम होगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। नाउ याद रखिएगा, यूपीएससी का ट्रैप है, इन्फ्लेशन कंट्रोल या ट्रेड प्रमोशन के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम हो सकती है, लेकिन डेफिसिट रिडक्शन के लिए नहीं होती है। याद रखिएगा, घाटा को कम करने के लिए नहीं होती है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 9 को हमने बढ़िया से डिकोड किया है और मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक चीज याद रखिएगा, मैं हर क्वेश्चन के बाद एक बड़ी अजीब सी बात कहता हूं कि अगर यूपीएससी के लिए वन लाइन मेमोरी हुक याद करना है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अगर हम सीखते हैं तो यही सीखते हैं कि डेफिसिट कम करना है, खर्चा घटाओ, सब्सिडी सुधारो, बस तुम्हारा खर्चा घट जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, है ना, जो 2016 का इकोनॉमिक्स का हुआ क्वेश्चन है। अभी तक जितना इकोनॉमी का मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया ये 2016 में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल है? एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी इटीसी, हाँ ये सही है। दूसरा है लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, सही है। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, सही है। और ये कह रहा है कि आप करेक्ट चूज कीजिए, तो जाहिर सी बात है इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिमेंबर दिस पॉइंट। आप सभी बच्चों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो बोल दिया ऑप्शन डी इज द करेक्ट, लेकिन व्हाट इज बेसिकली कैपिटल बजट, ये बताइए। देखो, कैपिटल बजट का मतलब है पूंजी बजट हिंदी में, और इसका मतलब है कि कैपिटल बजट जब मैं कह रहा हूं तो जो कैपिटल पूंजी प्राप्तियां होती हैं, ध्यान से समझ रहे हो, समझो मेरी बात को। जैसे मान लो कैपिटल बजट है सीबी, तो सरकार का इसमें क्या होता है कि कहां से पैसा आ रहा है, कहां खर्चा हो रहा है, इसका डिस्कशन होता है। जहां से पैसा आ रहा है उसको कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है, पूंजी प्राप्ति, और जहां पैसा खर्च होगा उससे बोला जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सी, पूंजीगत व्यय। अगर मैं इसको डेप्थ में समझाऊंगा तो समझो और समय लग जाएगा। ये आप आमतौर पर इकोनॉमिक्स के बुक में पढ़ते होंगे। सिंपल रूल है, जिस चीज से एसेट क्रिएट होता हो या लायबिलिटी बढ़े घटे उसे कैपिटल बजट कहते हैं। तो जिस चीज से एसेट क्रिएट होगा, समझ रहे मेरी बात को, या फिर लायबिलिटी बढ़े या घटे उसे हम कैपिटल बजट कहते हैं। इतना याद रखिएगा, कैपिटल बजट का सिंपली डिफिनेशन है। लेकिन हर एक स्टेटमेंट को अगर मैं पर्टिकुलरली डिकोड करूं, ब्रेक करूं, है ना, आपको समझाने के लिए, तो मैं स्टेटमेंट 1 यहां पर डिकोड करूंगा। सबसे पहले आप देखिए, लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी इटीसी। ध्यान से समझिएगा, सही है। एग्जांपल देता हूं, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सब एसेट क्रिएशन करते हैं। इस प्रकार दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, याद रखना। स्टेटमेंट 2, लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। ध्यान से लाइन को पढ़िएगा, है ना, लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो याद रखें कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मैंने बोला हुआ है दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लोन रिसीव्ड मतलब गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होगी। आप समझ रहे मेरी बात को, चाहे फॉरेन फॉरेन गवर्नमेंट हो या डोमेस्टिक सोर्स, आप समझ रहे मेरी बात को। Such receipts are non-revenue in nature, and basically that is appeared in capital receipt. Statement 2 is basically correct. So loan receipt is equal to government liability increases कह सकते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, चाहे फॉरेन गवर्नमेंट हो या डोमेस्टिक सोर्स, उस केस में भी। स्टेटमेंट 3 पे आइए। स्टेटमेंट 3 में क्या कह रहा है कि लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अगेन दिस वन इज करेक्ट। सो गवर्नमेंट किसी को लोन देती है, फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होता है, ये एक्सपेंडिचर है लेकिन रेवेन्यू नहीं। तो इस प्रकार कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको हम कह सकते हैं। सो हेंस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो नाउ स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। सो हमारा ये जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे, फाइनल एलिमिनेशन टेक्निक और लॉजिक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से निकाल कर आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं, पहले तो ध्यान से समझिए। जैसे एसेट क्रिएशन जो आइटम है, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स हो गए, ये एसेट को क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं,
यानी एसेट है ये कैपिटल बजट टाइप में आता है। लोन रिसीव आपने किया, ये लायबिलिटी है। लोन आपने किसी को दिया है, फाइनेंशियल एसेट है। तीनों कैपिटल बजट के पार्ट हैं। वन लाइन अगर मेमोरी आपको याद करना है, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप क्या सीखते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि एसेट बने या लोन आए या जाए, कैपिटल बजट में ही ये काउंट होगा। तो इस प्रकार हमने लगभग 10 क्वेश्चन का डिस्कशन आज किया है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो कि 2016 में इंडियन इकोनॉमी से आई हुई है। बच्चों, आज की लेक्चर आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर लेक्चर पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को लाभ हो इससे, जो बेसिकली पीवाईक्यू डिस्कशन चाहते हैं। कुछ कमेंट कीजिए जिससे मोटिवेशन बना रहे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।